हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने अब स्टार्ट करना है अपने सेकेंड लेक्चर को, दैट इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको आगे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। सो लेट अस स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज़ बेसिकली ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जब कभी भी राइबोसोम mRNA को रीड कर रहा होता है तो वो कंटिन्यूअसली अपने लोकेशन को चेंज कर रहा होता है। वो अपना लोकेशन चेंज कर रहा होता है। एज यू कैन सी, ट्रांसलोकेशन में द वर्ड लोकेशन इज देयर, क्योंकि राइबोसोम कंटिन्यूअसली अपना लोकेशन चेंज कर रहा होता है, इसीलिए इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू। अब राइबोसोम जब बेसिकली ट्रांसलोकेशन करता है और ट्रांसलेशन करता है तब वो बहुत सारे प्रोटीन चेन्स को बनाता है। अब जो बहुत सारे प्रोटीन चेन होते हैं वो पास आते हैं और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एज यू कैन सी हियर, प्रोटीन्स चेन, बहुत सारे प्रोटीन्स चेन्स पास आकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। The protein controls the various functions in the body of living organism and their appearance too. अब यही प्रोटीन हमारे शरीर में जितने भी काम है, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी का कलर, हमारे हेयर का कलर, हमारे हेयर स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे, वो बेसिकली कंट्रोल करता है। एज वेल एज हम कैसे दिखेंगे, हमारा अपीयरेंस कैसा होगा, ये भी कंट्रोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर। Living organism can produce new individuals like themselves due to genes only. Living organisms जो होते हैं वो अपने जैसे क्रिएचर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो अपने जैसे दिखने वाले ही नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सब जीन्स के कारण होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। Only and some of those genes are transmitted to the next generation without any change. और जो जीन ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो बिना चेंज किए हुए ट्रांसफ़र होते हैं। और क्योंकि वो बिना चेंज के ट्रांसफ़र होते हैं तो उनके कुछ पेरेंट्स के कैरेक्टर्स एज इट इज़ उनके बच्चे में चले जाते हैं, इसीलिए बच्चे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स जैसे मिलती है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर स्टूडेंट्स। अब देखते हैं। However, sometimes sudden changes occurs in those genes. कभी कभी क्या होता है, उन जीन्स में कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये मेन सीक्वेंस है। अब हुआ क्या, अगर इस सीक्वेंस को हम पढ़ें तो इसमें पहला जो ट्रिपलेट कोडॉन है वो है TAA, जबकि जो दूसरा वाला है उसमें भी है TAA। आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो वो है CTG, लेकिन यहाँ पे हो गया वो CGA। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेन सीक्वेंस था उसमें कुछ हो गया चेंज। उस मेन सीक्वेंस में कुछ चेंज ये हुआ कि जीन्स के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो गए हैं। Sometime any nucleotides of the gene changes its position. अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसके बदले एक नया न्यूक्लियोटाइड वहाँ आ जाता है। That causes a minor change. अब क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस ने हमने देखा है, यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस है CTG और यहाँ पे जो दूसरा सीक्वेंस है वो है CGA, तो यहाँ पे एक चेंजेस हमें देखने के लिए मिला, इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। जो अपने आप सडन चेंजेस होते हैं उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम म्यूटेशंस मे बी माइनर बट सम मे बी कंसिडरेबल। कुछ म्यूटेशंस जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं जिसका हमें कोई अफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन कुछ जो म्यूटेशन होते हैं वो बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि कुछ म्यूटेशंस जेनेटिक बीमारियां के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे हमने पहले डील किया है सिकल सेल एनीमिया। आपको अगर इसके बारे में बेसिकली इसकी मीनिंग समझने हैं तो फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।
सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है, जो आरबीसी है वो सिकल शेप का हो जाता है और जिसके कारण वो ऑक्सीजन कम कैरी करने लगता है। इसी के लिए इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और जो कि म्यूटेशन के कारण हुआ है। नाउ दिस इज एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज वन ऑफ द प्रूफ ऑफ डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस होती है और जो हम अब अगले स्लाइड में आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तब बेसिकली हम इसे और डिटेल में समझेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज दी, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अपेंडिक्स इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप अपेंडिक्स देखें तो अपेंडिक्स जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ जुड़ते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन से एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलता है, उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अब बेसिकली अपेंडिक्स का फंक्शन क्या था, हम जब सबसे पहली बार जब ह्यूमंस धरती पर आए थे तो बेसिकली वो रॉ मटेरियल्स, कच्चे चीज़ों को खाया करते थे। तो अपेंडिक्स उस समय पर उन कच्चे चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। दैट इज़, आपको पता है कि प्लांट के जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज होती है। आज हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एंशिएंट ह्यूमंस थे जो सिर्फ कच्चे चीज़ खाया करते थे, जब तक उन्होंने फायर डिस्कवर नहीं की थी उस टाइम पर उनके बॉडी में सेल्यूलोज भी डाइजेस्ट हुआ करता था। तो उस सेल्यूलोज की डाइजेशन के लिए ये अपेंडिक्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आज तो सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। और जिस ऑर्गन का कोई काम नहीं होता उसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। As appendix is a vestigial organ, so it has no use in our digestive system. हमारे digestive system में इसका कोई use नहीं है। Second question है, are our wisdom teeth really useful for chewing the food? क्या wisdom teeth हमें basically food को चबाने में help करते हैं? तो wisdom teeth क्या होता है, अगर हम ये टीथ के बेसिकली एक फिगर को देखें तो जो सबसे लास्ट में जो बेसिकली दांत प्रेजेंट होता है सबसे अंदर की तरफ, उसे हम विजडम टीथ कहते हैं। और ये जो विजडम टीथ होता है ये आफ्टर 25 to 28 ईयर्स ही आता है। 25 से 28 साल के बाद ही ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स में आता है। तो क्या ये जो विजडम टीथ है हमें फूड को चबाने में हेल्प करता है, yes और no? सो द आंसर इज नो। विजडम टीथ हमें बेसिकली फूड को च्यू करने में हेल्प करते नहीं है, क्योंकि अगर ये करते तो बेसिकली ये 25 से 28 साल बाद ही क्यों आते, इनको तो पहले आना चाहिए था। तो ये भी बेसिकली एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू। Why did the huge animals like dinosaurs became extinct? अब ये डायनासोर्स क्यों एक्सटिंक्ट हुए, ये तो बहुत, अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो वीडियो पॉज करें और खुद सोचें। तो हम इसका आंसर देखते हैं। एक सबसे पॉपुलर थियोरी जो है वो है एक मीटियोराइट्स की। अगर हम ध्यान से देखें, यस, अ बिग मीटियोराइट क्रैशेस ऑन द अर्थ। एक बहुत बड़ा मीटियोराइट धरती पर आ गिरा था, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, चेंजिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस सो ड्रामेटिकली दैट डायनासोर्स कुड नॉट सर्वाइव। वो जो मीटियोराइट गिरा था, जब वो धरती से टकराया था तो उसने धरती पर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल दिए। उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में डायनासोर्स को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। एश एंड गैसेस स्प्यूइंग फ्रॉम वॉल्केनोज सफोकेटेड मेनी ऑफ द डायनासोर्स। उसके बाद क्या हुआ, उस मीटियोराइट्स और दूसरे जैसे क्लाइमेटिक चेंज हुए तो उसमें जो ज्वालामुखी था, वॉल्केनो था, वो भी फटा। उसके कारण क्या हुआ, जो वॉल्केनो जब फटा तो बहुत सारे गैसेस और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एयर में फैल गए। तो क्या हुआ, डायनासोर्स बराबर से सांस नहीं ले पा रहे थे, उन्हें सफोकेशन हुआ, जिसके कारण भी वो मरे। फूड चेन इम्बैलेंसेस लीड्स टू द स्टार्वेशन ऑफ द डायनासोर्स। अब सपोज कुछ ऐसे डायनासोर्स थे जो हर्बीवोर थे, जैसे कि प्लांट्स पे फीड किया करते थे। कुछ ऐसे डायनासोर्स थे
जो उन डायनासोर्स पे फीड किया करते थे जो प्लांट्स को खाया करते थे। अब अगर हर्बीवोर्स डायनासोर मर गए तो कार्निवोर तो अपने आप ही मर जाएंगे, इसीलिए वहां पर फूड चेन का इम्बैलेंस हुआ। दैट इज हर्बीवोर डायनासोर्स मर गए तो कार्निवोर अपने आप ही मर गए भूखे रहने के कारण। यस स्टूडेंट्स, नाउ Why are many species of animals and birds getting extinct? आजकल बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स धीरे धीरे क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? सबसे मेन कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि बहुत घना जंगल था, अब हमने फार्मिंग के लिए बेसिकली उन जंगलों को हमने साफ किया, लेकिन जो एनिमल्स, जो बर्ड्स उस पर्टिकुलर जंगल में रहा करते थे जिसे हमने अपने फ़ायदे के लिए साफ कर दिया, तो होगा क्या, उनका हमने हैबिटेट, उनका घर हमने छीन लिया, तो ऑफ कोर्स वो बेसिकली मर जाएंगे अगर उनके पास हैबिटेट ही नहीं है, उनके पास घर ही नहीं है तो। नेक्स्ट थिंग, फॉरेस्ट आर कट डाउन इज द मेन कॉज ऑफ मॉडर्न एक्सटिंक्शन एज अलॉन्ग विथ पोल्यूशन एंड ओवर फिशिंग और हंटिंग। इसके साथ क्या हो रहा है, एज एंड हाउ हम ट्रीज़ को कंटिन्यूसली कट डाउन कर रहे हैं तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। एज वी कैन सी कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन के बाद दूसरी चीज़ जो हंटिंग की प्रोसेस है, अब बेसिकली हम हंटिंग कर रहे हैं तो हंटिंग कर रहे हैं तो हम एनिमल्स को बेसिकली मार रहे हैं, और अगर हम उन एनिमल्स को मार रहे हैं तो उनकी गिनती कम हो रही है। गिनती कम हो रही है तो एक समय आएगा जब वो सारे के सारे विलुप्त हो जाएंगे। Increasingly, however, climate changes is though to be the driving extinctions. अब सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज, जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं उसके कारण क्लाइमेट में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है और बहुत सारे स्पीशीज़ इसकी वजह से मर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बेसिकली उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब जो हम सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज़ इवोल्यूशन। यस, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो इट इज़ मोस्ट वेलकम, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। यस, नाउ इवोल्यूशन के बारे में डील करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक स्लो चलने वाली प्रोसेस है जिसमें कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। इवोल्यूशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इवोल्यूशन बहुत स्लो चलती है, थाउजेंड्स ईयर्स लग जाते हैं इवोल्यूशन को होने में। तो इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इवोल्यूशन एक बहुत स्लो चलने वाली प्रोसेस होती है जिसमें धीरे धीरे हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ अचीव्ड। ये एक बहुत स्लो चलने वाली प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होता है। यस, नाउ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बेसिकली क्यों है? ऑल द स्टेजेस in changes occurred in various components ranging from stars and planets in the space। तो क्या इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही हो रहा है? नहीं, इवोल्यूशन स्पेस में भी हो रहा है। स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब में भी बेसिकली कंटिन्यूसली ग्रेजुअल चेंजेस होते जा रहे हैं, एज वेल एज अर्थ के बायोस्फीयर पे तो हो ही रहा है। बेसिकली अर्थ के बायोस्फीयर पे, बायोस्फीयर का मतलब होता है अर्थ पे वो सारी जगह जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर तो इवोल्यूशन हो ही रहा है, लेकिन धरती के बेसिकली बाहर, दैट इज स्पेस में भी स्टार्स और प्लैनेट्स प्रेजेंट है, वहाँ पर भी कंटिन्यूसली इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, नाउ formation of new species due to changes in a specific character of several generation of living organism as a response to natural selection is called evolution। अब ये थोड़ा टिपिकल डेफिनेशन है, समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज,
नए स्पीशीज का बनना ड्यू टू चेंजेस इन स्पेसिफिक कैरेक्टर, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज आने के कारण, किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज आने के कारण जब एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, और वो चेंज बेसिकली कैसे आएगा, वो चेंज आएगा नेचुरल सिलेक्शन से। नेचुरल सिलेक्शन से बेसिकली कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज आएगा, उसी को बेसिकली हम इवोल्यूशन कहते हैं। और क्योंकि इवोल्यूशन बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए उसे सेवरल जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन मूव करना पड़ेगा, तभी जाके वो चेंजेस पूरी तरीके से फ्लरिश होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एज यू कैन सी, फॉर एग्जांपल ये एक चिड़िया है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली कुछ चिड़ियाँ ऐसी हो गई उनमें से जो सिर्फ इंसेक्ट खाती थी, तो उनका जो बीक हो गया, जो चोंच हो गया, वो इंसेक्ट खाने जैसा हो गया। कुछ जो थी वो वुड पैकर, मतलब वुड में छेद करके इंसेक्ट्स पकड़ती थी, तो उनका जो बीक था वो वैसा हो गया। कुछ चिड़ियाँ सिर्फ सीड खाया करती थी, तो उनका जो बीक था वो सीड खाने के जैसा हो गया, बेसिकली वो अपनी चोट से सीड ही खा सके। लेकिन उन सभी का जो एंसेस्टर था, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उन सभी से उनको नेचर ने चैलेंज दिया, नेचर ने इसको चैलेंज दिया कि सिर्फ तुम इंसेक्ट्स खाओगे, तो उसने इसके हिसाब से अपने आप को चेंज किया। इसको वुड में से इंसेक्ट्स पकड़ के खाने का चैलेंज मिला, और जिसने वो चैलेंज जीता, नेचर ने उसको सिलेक्ट किया, हेंस इट इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। ओके, नाउ अब थोड़ा अपने प्यारे से अर्थ के बारे में जानते हैं। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैज बीन नॉन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, मतलब आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले धरती पर लाइफ नहीं था। At the beginning, there may be only simple elements in the ocean, on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds have been formed from those. मतलब स्टार्टिंग में, बिगनिंग में सिर्फ कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स धरती पर जो ओशन था उसमें प्रेजेंट होंगे, और वही सिंपल मॉलिक्यूल से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। यस, तो सबसे पहले कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, सिंपल एलिमेंट्स थे, तो सिंपल एलिमेंट से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ था। Complex compounds like proteins, nucleic acids may have formed over the long period from those simple compounds. अब वो सिंपल कंपाउंड्स जो बने, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड सिंपल कंपाउंड्स है, अब अमीनो एसिड से कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, और कैसे सिंपल कंपाउंड्स, एज यू कैन सी ये सिंपल कंपाउंड्स है डीएनए के जो हमने पहले डील किए हैं, दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे इन न्यूक्लियोटाइड से डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, और इस सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, और इसे बहुत टाइम लगा होने के लिए। नाउ first primitive types of cell may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. जो पहला सेल बना होगा, उस पहले सेल में बेसिकली हुआ क्या होगा, जो बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने देखे वो सब मिले होंगे, और सबसे पहला सेल धरती पर बना होगा। एज यू कैन सी इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स है, ये सब मिले होंगे और इन सब ने मिलकर पहला सेल बनाया। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। नाउ नंबर ऑफ दो सेल्स मे हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। अब क्या हुआ होगा, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बने होंगे। अब एक सेल से जब बहुत सारे सेल्स बनने हैं तो उनको तो बेसिकली फूड चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। उनके अगल बगल में जो केमिकल होगा उसे उन्होंने कंज्यूम किया होगा, उससे उन्होंने एनर्जी निकाली होगी, और एक से वो बहुत सारे बने होंगे। यस, नाउ there may have been some difference among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust in the surrounding. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये
कि सपोज बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट थे आसपास और लेकिन जो फूड था वो लिमिटेड था, तो नेचर ने एक चैलेंज दिया कि फूड कम है आपके पास, और जो भी सेल इस कम फूड में सरवाइव कर जाएगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसी को कहेंगे हम नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर ने चैलेंज दिया इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो जो उस कम फूड में भी सरवाइव कर पाया उसे नेचर ने सिलेक्ट किया और उनका हमें गुड ग्रोथ देखने के लिए मिला, और जो बेसिकली कम फूड में सरवाइव नहीं किया होगा वो पेरिश हो गया, वो ख़त्म हो गया। यस और इस वे से जिसने एडजस्ट किया कम फूड के साथ, नेचर ने उसे सिलेक्ट किया और वो आगे ग्रोथ उनका बेसिकली हुआ। यस और जो जिन्होंने बेसिकली कम फूड के साथ एडजस्टमेंट नहीं दिखाई वो सभी के सभी गायब हो गए, मतलब मर गए। Yes students? Now, at present crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape, complexity are present on the earth. तो सबसे पहली बार लाइफ धरती पर कैसे आया था हमने वो समझा। आज हम अगर अपने सराउंडिंग्स में देखें, किसी जंगल में जाएं, तो हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आज प्लांट्स और एनिमल्स के करोड़्स से भी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट है, जिनमें शेप अलग अलग टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ अलग अलग टाइप की हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कोई कम कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे क्रिएचर्स धरती पर प्रेजेंट है। हमने स्टार्टिंग की थी एक सेल से और हम आज पहुंच चुके हैं, बहुत सारे क्रोर्स ऑफ स्पीशीज़ पे पहुंच चुके हैं। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ है इवोल्यूशन से स्टूडेंट्स। उस एक सेल में धीरे धीरे चेंज आया, उसे हम अगले वाले स्लाइड में कवर करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम। अब आपको मालूम है यूनिसेलुलर वर्ड का मतलब होता है जो एक सेल से बना हुआ है, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम। तो एनिमल डाइवर्सिटी अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके ये ह्यूज एनिमल्स जैसे कि मैन और जाइंट व्हेल तक है। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है कि एनिमल्स यूनिसेलुलर से कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर तक गए हुए हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स? द प्लांट डाइवर्सिटी कंसेप्ट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला, अब ये एक यूनिसेलुलर जीव होता है क्लोरेला जिसे हम कहते हैं, टू द ह्यूज बैनियन ट्री। देखिए कितना बड़ा है ये बैनियन ट्री। तो प्लांट्स की भी डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, वो सिंगल यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी ह्यूज स्ट्रक्चर में है बेसिकली। यस नाउ the life exists on equator, the life exists on earth everywhere from equator to both the poles। अब इसे हम इक्वेटर कहते हैं और जो एंडिंग्स पोर्शन होते हैं उसे हम पोल्स कहते हैं। लाइफ हमें हर जगह देखने के लिए मिलती है, चाहे हम इक्वेटर पे रहें चाहे हम पोल्स पर रहें। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेस। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हवा में भी होते हैं, एज यू कैन सी इस हवा में भी होंगे, वाटर में भी बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, लैंड पर भी प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स पर भी आप देख सकते हैं ग्रीनिश कलर के प्लांट्स उग रहे हैं। तो लाइफ जो है वो हर जगह बेसिकली प्रेजेंट है। Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such great diversity in the life present on the earth since ancient period। अब इंसान हमेशा ये सोच में पड़ा है कि बेसिकली इतनी सारी डाइवर्सिटी कैसे आई एंशंट पीरियड में, जब एक सिंगल सेल से इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने क्रिएचर्स कहाँ से आ गए? क्योंकि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था वो तो एक सिंगल सेल था, फिर इतने सारे क्रिएचर्स कैसे आ गए, कैसे? तो इंसान ने जब इनके बारे में सोचा तो उन्होंने काफ़ी सारे रिसर्च की, जिसे हम बेसिकली आगे वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे। यस स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को पूछ सकते हैं। So let us continue further. Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theories of gradual development of living organism is accepted।
बहुत सारी थियरीज अब तक आ चुकी है जिसने बताया कैसे लाइफ बेसिकली आया होगा, कैसे इवोल्यूशन हुआ। बहुत सारी थियरीज बहुत साइंटिस्ट ने प्रपोज की है, लेकिन जिस थियरी को आज सबने एक्सेप्ट किया है वो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट। ये पिक्चर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कैसे बेसिकली ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ था, दैट इज़ बिग बैंग थियरी, जिसे हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। कैसे बेसिकली प्लैनेट्स बने थे, स्टार्स बने थे, वो हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। नाउ अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इवोल्यूशन में जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट वाली थियरी थी उसे सबने एक्सेप्ट किया है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है धीरे धीरे विकास होता है। एज यू कैन सी, इंसान सीधा इस फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचा, धीरे धीरे उसने विकास किया और वो एक लेवल पर पहुंचा। तो इसी तरीके से जो कमज़ोर बच्चा होता है वो जब बहुत प्रैक्टिस करता है तो वो भी इंटेलिजेंट बन जाता है और फिर उसे भी वो भी क्लास का टॉपर बन सकता है। तो अगर आप सब में से कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ, तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्लास के टॉपर भी बन सकते हो, क्योंकि ये तो इवोल्यूशन ही कहता है कि बेसिकली इवोल्यूशन होगा, हर जगह इवोल्यूशन है, वो धीरे धीरे चलने वाली प्रोसेस होती है और आप भी एक समय में इवॉल्व कर जाओगे। लेकिन यस, उसके लिए आपको अपने अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। यस, नाउ बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी इज रिलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। मतलब ब्रह्मांड जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, तो उसको रिलेट करने के लिए एक थियरी दी गई है, बिग बैंग थियरी। इसका मतलब कि कुछ जिसने इस थियरी को प्रपोज किया था उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा, एक बहुत बड़ा बिग बैंग हुआ होगा, विस्फोट हुआ होगा, जिसके कारण बहुत सारे प्लैनेट, स्टार्स और एस्टेरॉयड्स बने होंगे। ये एक थियरी है बेसिकली जो आपकी बुक में दी गई है। नाउ अ पीक इनटू हिस्ट्री, देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ था। तो मेनी फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यूज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। रिलीजियस स्कॉलर्स मतलब बेसिकली हर धर्म के रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं। हिंदुइज्म में अलग है, क्रिश्चियनिटी में अलग है, इस्लाम धर्म में अलग है। तो हर धर्म के जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने अपने अपनी व्यूज़ दिए हैं कि लाइफ कैसे बेसिकली बना होगा। There seems to be thought discussion over the formation of universe in various cultures, like Indian culture में अलग है बेसिकली। इंडियन कल्चर में बेसिकली हम मानते हैं अबाउट गॉड ब्रह्मा, ब्रह्मा ने ही बेसिकली इस पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, ऐसा हम इंडियन कल्चर में मानते हैं। चाइनीज़ कल्चर में अलग है, क्रिश्चियनिटी रोमन में अलग है, ग्रीक कल्चर में हम मानते हैं कि बेसिकली गिया है जिसने प्लैनेट अर्थ को बेसिकली क्रिएट किया है। तो अलग अलग कल्चर्स में आपको अलग अलग माइथोलॉजिकल बिलीव्स मिलेंगे। यस, नाउ वेरियस कल्चर्स हैव नोटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स, स्टार्स, द पंच महाभूता, living organisms, etc. In the form of poetry, stories and religious, that is sacred books. बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, बहुत सारे बुक्स में, पोइट्रीज के फॉर्म्स में, स्टोरीज़ के फॉर्म में हमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। अबाउट प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, स्टार्स के बारे में बताया गया है, पंच महाभूता, दैट इज़ बेसिकली कि हमारा शरीर 5 चीज़ों से बना हुआ है, एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। इन 5 चीज़ों से ही ये बना हुआ है, इसे हम पंच महाभूता कहते हैं। बहुत सारे बुक्स में ये बेसिकली हमें बताया गया है, बहुत सारी स्टोरीज, पोइट्रीज के फॉर्म में ये बताई गई है। इंफॉर्मेशंस हैं प्लैनेट्स के, स्टार्स के, अलग अलग कल्चर में अलग अलग वे से इंफॉर्मेशन हमें बताई गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आर द थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो बेसिकली अब इसके बारे में हम देखेंगे क्या है बेसिकली ये थ्योरी।
किसने बेसिकली ये प्रपोज किया? अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन द ओशन। मतलब कहने का मतलब ये है, जो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है उसने कहा कि जो सबसे पहला लिविंग मटेरियल था, एज यू कैन सी हियर, वो प्रोटोप्लाज्म था, सबसे पहला लिविंग मटेरियल। और जैसे कि हमें पता है सबसे पहली बार लाइफ पानी में आया था, तो सबसे पहला जो लिविंग मटेरियल था दैट इज प्रोटोप्लाज्म, उसने ओशन में सबसे पहले वो फॉर्म हुआ था। यस, नाउ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाज फॉर्म। अब क्या हुआ, उस प्रोटोप्लाज्म से यूनिसेलुलर क्रिएचर्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ग्रेजुअल चेंजेस अकर्स इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन से लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। यस, ये बेसिकली जेलीफिशेस हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, फिर उनमें हुआ ग्रेजुअल चेंजेस दैट इज इवोल्यूशन, और फिर लार्जर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कंसेप्ट समझते हैं। ऑल दोज जीन्स, ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। अब बेसिकली ये जो चेंजेस है वो बहुत धीरे 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 होने वाली प्रोसेस है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मस्ट 300 करोड़ ईयर्स, मतलब 300 करोड़ साल लगे ये चेंजेस होने में। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेसिकली इवोल्यूशन कितना स्लो चलने वाला प्रोसेस है। यस, नाउ changes and development in the living organism have been all round and multidimensional, and this led to the evolution of different types of organisms। मतलब जो evolution हुआ वो हर डायरेक्शन में हुआ, अलग अलग। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल सेल था, उससे हर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में इवोल्यूशन शुरू हुआ और बहुत सारे क्रिएचर्स का फॉर्मेशन हुआ। ये ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल है, अलग 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 दिशा में चलने वाली है। एज यू कैन सी हियर, ये कैसे एक जगह से निकली है, लेकिन ये अलग अलग जगह पर बेसिकली अलग अलग दिशा में इसका इवोल्यूशन हो रहा है। Hence, this overall process is called as evolution, which is organizable. Progressive development of plants and animals from the ancestors having different structures and functional organization is called evolution. इसका मतलब देखिए, किसी भी नए क्रिएचर का इवोल्यूशन उसके पूर्वज से होता है, उसके एंसेस्टर्स से होता है। तो एंसेस्टर के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि पूर्वज, सपोज ये एक प्लांट है जो इनका पूर्वज है। अब हुआ क्या होगा, इनके पास जो कैरेक्टर्स होगा उसमें आया होगा चेंजेस, और उसके चेंजेस की वजह से नए नए क्रिएचर्स का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इससे ही को हम बेसिकली इवोल्यूशन कहते हैं। यस, एज यू कैन सी प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है।